और मैं अब हमारे अगले वक्ता हैं राही डूमर जी, मैं उनको दावत दे रहा हूँ, वो आए। गांडाटोला के कवि राही डूमर जी। सनम को जोहार, सबको जोहार। पेड़ पौधों की तरह हर रचनाकार अपनी मिट्टी या कहिए परिवेश की उत्पत्ति होता है। मेरा यह कहना बहुत जनरलाइज स्टेटमेंट है, यह तो कहा जाता ही रहा है। फिर मैं क्या नया कह रहा हूँ? मैं नया बिल्कुल नहीं कह रहा। दूसरों का पता नहीं, मेरा मानना है एक कवि के रूप में भी मैं कुछ नया नहीं कहता हूँ। मुझे हर बार लगता है कि जो कह रहा हूँ वह पहले भी कई दफा और कई तरीकों से कहा जा चुका है। पुरखे उसे बहुत पहले कह बरत गए हैं, बस हम उसे भूल गए हैं। मैं उन्हीं बातों को अपनी कविता में सिर्फ याद दिलाने की कोशिश करता हूँ। रचनाकार महज जरिया भर होता है, संवाद की प्रक्रिया जो टूट गई है उसे वापस संभव बनाने में मदद करने वाला। मेरे द्वंद्व भी मेरे परिवेश से ही उपजे हैं, बल्कि कहूँ मेरी परेशानी मेरे घर से ही शुरू हो गई थी। इसका ठीक से एहसास मुझे बहुत बाद में हुआ, पर यह तनाव बहुत धीरे धीरे घुलता ही रहा था मेरे भीतर। यह तनाव लगाव और हिकारत, प्यार और गिल्ट से उपजा था। जैसे मैंने कहा, हृदय में रिस रहे ज्ञान के तनाव को तब महसूस नहीं कर पाया था, पर यह घुलता पनपता बनता रहा मेरे भीतर। मैं संताल गांव में पैदा हुआ, बड़ा हुआ। मेरे घर के भीतर एक दुनिया थी, कायदे कानून थे, मूल्य आदर्श थे, और घर से महज 50 कदम पर एक दूसरी और शानदार दुनिया आबाद थी। मेरे मेरे घर से महज कुछ गरंज, इमली पेड़ और कुटुस की झाड़ियों की दूरी भर था मेरे संताल दोस्तों का घर। मैं जब उनके घर जाता तो खूब अपनापन, लगाव और प्यार मिलता। वहीं मेरा कोई संताल दोस्त मेरे साथ या मुझे खोजता हुआ घर आ जाता तो मेरे घर वालों की थोड़ी ही सही नाक बहू सिकुड़ जाती थी। उनकी सुंदर दुनिया में जैसे किसी असहज कुरूपता का प्रवेश हो जाता। कोई रूप कुरूप नहीं होता, यह सब हमारी ओछी निर्मितियां हैं। यह भी आदिवासियों ने ही बाद में मुझे समझाया। उनके यहाँ जाता तो सहजता, संभाव, मुक्त दुनिया दिखाई पड़ती। औरत, मर्द, बच्चे, बुजुर्ग, किन्नर सब मिलकर काम करते, हंसते बोलते, नाचते गाते। इधर आता तो दुकान से नमक लाने के लिए भी मेरी माँ को मेरा इंतजार करते हुए पाता। बच्चों के लिए, लड़कियों के लिए, औरतों के लिए, बुजुर्गों के लिए, सबके लिए बेजान मर्यादाएं और नाच गान से दूर नीरस और दम घोटू नियमों से भरी दुनिया थी इधर। उनकी दुनिया में सबके लिए प्यार, और यहाँ मेरे घर में उन्हीं के लिए नफरत और हिकारत। अपने मिथ्या श्रेष्ठता बोध के दम्भ में डूबे मेरे परिवार में ऐसा कोई दिन नहीं जाता था जब कोई नस्लीय टिप्पणी मैं संतालों के खिलाफ, अपने दोस्तों के खिलाफ, आदिवासियों के खिलाफ नहीं सुनता था। आज भी बहुत आसानी से इसे मेरे घर और वैसे ही घरों वाले समाज में सुना जा सकता है। एक तरफ मिलने वाले प्यार और दूसरी तरफ की हिकारत से मेरे अंदर जो द्वंद्व पैदा हो रहा था वही मेरी रचनाकार की बुनियाद है। प्यार और हिकारत के द्वंद्व से उपजा पनपा है मेरे अंदर का रचने वाला कच्चा पक्का। जो भी रच पाता हूँ बीर बुरु गाडा का प्यार आशीर्वाद है। बीर बुरु गाडा यानी जंगल, पहाड़ और नदियों ने शायद ये सबसे पहले समझा या मुझे समझाने का माकूल माहौल दिया कि मैं उन्हीं का बच्चा हूँ, मैं उसी मिट्टी से पैदा हुआ जीव या पौधा हूँ। आदिवासियों से बेहतर कौन उनकी बात समझता है? शायद इसलिए उन्होंने मुझे बिल्कुल शुरू से गैर नहीं समझा और मुझे बेहद प्यार से अपनाया। अपने घर, अपने आंगन, अपने खेतों, मैदानों, नाच गान, हर सामूहिक कार्यों, उत्सव में मुझे हक से, अपनेपन से शामिल किया। मैं यह सब अपनी आप बीती सुनाने के लिए नहीं कह रहा। ऐसा कहने के पीछे मेरे पास वजह है। वजह यह है कि मुझे अपनी जगहों से उनके प्यार की बदौलत बेपनाह मोहब्बत हुई। यही तो होता है, जो धरती के जिस हिस्से पर पैदा होता है वह उस जगह से प्यार करता है। पर पर हम बिहार और यूपी के बॉर्डर से लगभग 200 साल पहले संताल परगना के भीतरी इलाकों में पहुंचाए गए। मैं 5वीं पीढ़ी हूँ। चलिए मान लेता हूँ कि मेरे दादा के माँ पिता को हमारे यहाँ के पहाड़ों, जंगलों, नदियों से लगाव नहीं हुआ।
दादा को भी नहीं हुआ, पर यह नहीं समझ पाता कि मेरे माँ और पिता को, मेरे रिश्तेदारों को जो 150 सालों से रह रहे थे, उन्हें क्यों नहीं लगा। मेरी पीढ़ी के जो लोग हैं और अब उनमें से कईयों के बच्चे हैं, उन्हें क्यों लगाव नहीं होता। यह द्वंद्व मेरा लगातार पीछा करता है कि क्यों आज भी पेड़ों, जंगलों, नदियों, आदिवासियों को वे देखते हैं तो पैसा देखते हैं, फायदा देखते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है, पर ऐसा हो रहा है। यह देखकर दिल बेचैन होता है। मैं समझता हूं कि श्रेष्ठता पीढ़ी दर पीढ़ी फैलती ही रहती है। मैं समझता हूं कि श्रेष्ठता की सोच, श्रेष्ठ होने की खुशफहमी भयानक मर्ज है, लाइलाज मर्ज है। यह अनुवांशिक रूप से पीढ़ी दर पीढ़ी फैलती ही रहती है। अपने ही घर, समाज, समुदाय में, अपने ही परिवेश में पराये की तरह जीने का दंश झेलने वाला अगर रचनाओं के जरिए खुद को अभिव्यक्त नहीं करेगा तो कैसे करेगा। अगर मुझे आदिवासी समाज में पलने बढ़ने का विकल्प दिया गया होता तो मैं उनके साथ मिलकर नाचने, बजाने, गाने वाला होता, कविताएं नहीं लिख रहा होता। इस श्रेष्ठता के सच को मैं थोड़ा थोड़ा समझने लगा था। इसके बोझ से मुझे घुटन का एहसास होने लगा था, जो धीरे धीरे रिश्ता हुआ तनाव बन गया। श्रेष्ठता के नकार के इस भाव ने मेरे सामने एक समस्या खड़ी की, भाषा की समस्या, कहिए भाषा आधारित द्वंद्व। भाषा के रूप में एक ऐसी भाषा मेरे सामने थी जिसमें जो मुझे अपमानित करने वाला लगता था वह हिंदी वालों को सहज लगता था। अब अगर हिंदी में बोलकर हिंदी वालों को न समझा पाऊं तो इससे बड़ी दुविधा क्या हो सकती है। एक ताज़ा तरीन उदाहरण देना चाहूँगा। जहाँ से मैं फिलहाल आया हूँ, जो मेरी रोजी रोजगार की जगह है, वहाँ अभी चुनाव संपन्न हुए। एक शब्द जो वहाँ पूरे चुनाव में छाया रहा, हावी रहा, और अब लोग कह रहे हैं कि वह शब्द सबसे ज्यादा भारी भी साबित हुआ। आप शायद समझ रहे होंगे कि मैं किस एक शब्द की बात कर रहा हूँ। वह शब्द है जंगल राज। सुबह शाम उठते बैठते रास्तों पर, दफ्तर में, बस यही सब कभी लोगों के मुंह से, कभी लाउडस्पीकर के मुंह से सुनता रहा। आप सोचिए, जंगल को जिंदगी मानने वाले, जंगल से प्यार करने वाले लोगों को यह सुनकर कितना बुरा लगता होगा। एक बार क्या इसका प्रयोग कर दिया गया, उसके बाद राज्य में कानून की व्यवस्था न होने, अराजक तत्वों की मनमानी को जंगल राज ही कहा जाने लगा। किसी ने भी इस शब्द की असलियत या इसे समझने की कोशिश नहीं की। एक बड़े और जरूरी समुदाय का अपमान हो रहा है। इस मुद्दे को किसी ने नहीं उठाया। किसी भी राजनेता की छोड़िए, किसी भी पत्रकार ने, किसी भी बुद्धिजीवी ने इस शब्द पर आपत्ति नहीं किया। वैसे क्रांतिकारी न्यूज चैनल भी, जो बिहार में आखिरी आदिवासियों को खोजते रहे, जिन्होंने बिरहोरों पर वाकई अच्छी रिपोर्ट भी की, बिरहोर शब्द का विच्छेद करके बताया भी कि बीर का मतलब होता है जंगल और होर का मतलब होता है लोग, यानी जंगल के लोग, उन्हें भी राज के साथ जुड़ा यह जंगल शब्द दिखाई नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि भाषा का संस्कार हमारे अपने संस्कारों के अनुरूप हमारे भीतर तक जज्ब होता है। जंगल में अराजकता का राज होता है, कोई कायदा कानून नहीं होता। यह वही कह सकता है जिसे सिर्फ बगीचे वाली व्यवस्था नजर आती है, जो तरतीबी का अपनी जिंदगी में बुरी तरह से शिकार है। यही एक उदाहरण नहीं है हमारी भाषा में प्रकृति के खिलाफ, धरती के खिलाफ यह हिंसा बहुत सहज तरीके से हमारी भाषा, हमारे व्यवहार में शामिल है। ज्यादा परेशानी वाली बात यह है कि इसका हमें इल्हाम तक नहीं, अफसोस कैसे होगा। एक युवा कवि हैं जिन्होंने इस अर्थ की एक कविता लिखी कि दुनिया भर की नदियां समंदर में मिलती हैं, पर समंदर खारा ही रहता है, मीठा नहीं हो पाता। अब इस सहज गान का क्या किया जाए? समंदर खारा ही है नदियों की वजह से, यह उन्हें कौन बताए। एक वरिष्ठ शायर बशीर बद्र ने तो इससे भी आगे बढ़कर लिखा कि बड़े लोगों से मिलने में हमेशा फासला रखना। जहां दरिया समंदर से मिला, दरिया नहीं रहता। बड़े लोगों की तुलना देखिए किससे की जा रही है। समंदर यहाँ उन बड़े लोगों की नकारात्मकता को सिद्ध करने के लिए सबसे बड़े उपादान के रूप में मौजूद है। समंदर नहीं होता तो ये दुनिया कुछ ही दिनों में जलकर भस्म हो जाती या डूब जाती। मानव जनित गर्मी को समंदर 90% तक और कार्बन उत्सर्जन के 1/3 भाग को अकेले सोखता है। इनसे बेहतर तो हमारे पुरखे थे जिन्होंने नदी को प्रेमिका और समंदर को उसके प्रेमी के रूप में देखा, जिनमें नदियां खुद को फना कर देती हैं। यह महज कविता तक सीमित नहीं है, बल्कि नदियां हमारे हित में खुद को फना कर देती हैं। मेरा तो यह भी मानना है
कि नदियाँ हमारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए धरती द्वारा पैदा की जाती है और हमारी ज्यादतियों से परेशान होकर इसी धरती में समाहित हो जाती है, हो रही है। नदियाँ धरती के क्रोड़ से पैदा हुई थीं, उसी क्रोड़ में समा जा रही हैं। क्या मनुष्य भी वहीं जाना चाहेगा जहाँ से वह आया था? क्यों हमारे आसपास की चीज, हमारा मूल जिससे जुड़ा हुआ है, हम उसके प्रति हिंसक हैं? पहाड़, जंगल, जानवर, सबके प्रति हमारे अंदर एक सहज हिकारत का भाव है। औरतों, किन्नरों, समलैंगिकों, वंचितों के प्रति हिंसा की मूल वजह यही है। यह हमारे स्वभाव में है, इसलिए भाषा में है। रहेंगे इसी धरती पर और इज्जत के मिट्टी में मिलने से डरेंगे। बारिश पर कविताएं लिखेंगे, गाने फिल्माए जाएंगे, पर क्रिकेट मैच के बीच या पहले बारिश हो जाए तो उसे विलेन कहेंगे। घर के बाहर झाड़ियों के उगाने को हिकारत से जंगल कहेंगे। खूब खेलती उछलती मौज से बहती झरिया या नदी को नाला कहेंगे। सामुदायिकता के गुण गाए जाएंगे, पर जिन जानवरों से इसे सीखा है उसे अपनी भाषा में अपमानित करेंगे। सोचिएगा, कंक्रीट की कतारों को कंक्रीट का जंगल कहना किसका अपमान है? राक्षसी स्वार्थ जैसी पंक्ति जब सामने आती है तब वह सबसे जरूरी कविता में किसी अवरोध की तरह उपस्थित हो जाती है। एक द्वंद्व जो मुझे हमेशा सालता है और जिसे हम वर्तमान कहते हैं, क्या वो वर्तमान है भी? जिसे वर्तमान कहा जाता है वह मुझे वर्तमान से ज्यादा आशंकाओं, त्रासदियों से भरे भविष्य की तरह दिखता है। तब वर्तमान क्या आशंकाओं से भरे भविष्य का ही नाम है? अतीत और भविष्य के बीच वह वर्तमान कहाँ है जिसे सुनहरा बनाने के लिए तमाम कोशिशें चल रही हैं? पेड़ों का कम होना, नदियों में पानी नहीं होना, पहाड़ों का धीरे धीरे स्मृति होते जाना, वह भविष्य ही तो है जिससे हम डरते हैं। तमाम इंश्योरेंस के माध्यम से अपने और अपने परिवार को इंश्योर्ड करने वाली पीढ़ी के लिए यह समझना इतना मुश्किल क्यों है कि नदियां नहीं लौटी तो खुशियां लौट कर कभी नहीं आएंगी। न हम सुरक्षित रह पाएंगे और न वर्तमान भी खुद को आशंकाओं से भरे बदनसीब भविष्य में तब्दील होने से बचा पाएगा। हमारा समय पुरखे पेड़ों, नदियों और जंगलों में निवास करता है, उनके बीच पलता बढ़ता है, उन्हीं के साथ चलता है। उनके बीतने से हमारा समय भी बीत जाता है, हमारे लोग बीत जाते हैं। वैसे समय का हम क्या करेंगे जिनमें ये नहीं होंगे? आप भी क्या करेंगे ऐसे समय का? असल सवाल तो यह है कि आप क्या कर रहे हैं ऐसे समय में। इस दुनिया में कटते पेड़ों के साथ कटुता बढ़ती ही गई। जंगलों, नदियों के नहीं होने से मनुष्य लगातार हिंसक होता गया है। यह समीकरण शायद आपको उल्टा लगे, पर उस तरफ खड़े होकर देखिए जिधर नदियां धरती पर अपने मौत का विलाप कर रही हैं। फिर आपको शायद यह एहसास हो कि सीधा क्या है और उल्टा क्या। कभी गौर से अपने इतिहास पर हम विचार करें, तब शायद यह समझ पाएं कि धरती के पास हमारी ज़रूरत को पूरा करने के लिए जब तक पर्याप्त होगा, मनुष्यता विकसित होती रहेगी। हमारे लालच से जैसे जैसे धरती की क्षमता कम होती जाती है, मनुष्य और मनुष्य के बीच कटुता बढ़ती जाती है। यह कटुता दुनिया भर में जंगों के सिलसिले को जन्म देती रही है। हजारों साल पुराना एक नेटिव अमेरिकन मुहावरा है, यह धरती हमें अपने पुरखों से नहीं मिली है, बल्कि इसे हमने अपने बच्चों से उधार में लिया है। अब सोचिए कि हम किसका हिस्सा खसोट रहे हैं। हमें अपने बच्चों बच्चियों तक की परवाह नहीं। सोचिए कि कृतज्ञता की किस हद को हम जी रहे हैं। जी ही नहीं रहे, बल्कि इस कृतज्ञता का उत्सव मना रहे हैं और हमें इसका इल्हाम तक नहीं। यह धरती और हमारी यह दुनिया पता नहीं इस कृतज्ञता को कब तक बर्दाश्त कर पाएगी। धरती से कुछ सुंदर मिटाया जा रहा हो और उसकी जगह कितना भी सुंदर कुछ और क्यों न बनाया जा रहा हो, कमनीय नहीं हो सकता। बहुत बार मुझे आदिवासी और जंगलों के रोमान में डूबा हुआ मान लिया जाता है, जैसे मैं विकास का, प्रगति का विरोधी यथास्थितिवादी हूँ। जंगल के साथ रहना, उनके हक में खड़ा होना यथास्थितिवादी होना नहीं है। जैसा आज दुनिया भर में आदिवासी कह रहे हैं, मैं भी कहना चाहता हूँ कि मैं विकास विरोधी नहीं हूँ, पर विनाश विरोधी जरूर हूँ। सोचिए ना, तमाम वैज्ञानिक प्रगति के बावजूद हमें आज भी सूरज के उगने और धरती के घूमने से ज्यादा भरोसा किस बात पर है? क्या हम दुनिया भर का विज्ञान लगाकर भी पानी से शुद्ध पानी, हवा से शुद्ध हवा, मिट्टी से ज्यादा उपजाऊ मिट्टी और आसमान से साफ आसमान बना सकते हैं? इसलिए इनके पक्ष में खड़ा होना यथास्थितिवादी होना नहीं, बल्कि इस धरती के पक्ष में खड़ा होना है। कम से कम इस धरती पर न्याय और बराबरी के पक्ष में खड़े होने वालों को
अब धरती के पक्ष में खड़ा होना ही चाहिए, क्योंकि यह सवाल मुझे हमेशा अपने आगोश में लिए रहता है कि मनुष्य विरोधी होकर तो फिर भी रहा जा सकता है, पर धरती विरोधी होकर कितने दिनों तक बच पाएंगे हम। धरती ने इतने सालों में अपनी चाल नहीं बदली, अब भी वह उसी गति से अपने अक्ष पर घूमती है, सूर्य का चक्कर लगाती है। हमें किस बात की हड़बड़ी है? हम क्या पा लेना चाहते हैं? आयमारा आदिवासी समूह के अंदर एक मुहावरा है कि हमारा इतिहास हमारी आंखों के सामने है और हमारा भविष्य हमारे पीठ के पीछे, क्योंकि हम इतिहास को देख सकते हैं, चाहे तो सीख सकते हैं और हमारे आज को संवार सकते हैं। मेरे द्वंद्व, मेरी दुविधाएं मुझे रचनाकार न बना पाए न सही, पर अगर मुझे इस धरती के बाकी लोगों का, बाकी जीवों, वनस्पतियों, नदियों, पहाड़ों, चट्टानों का सहवासी बना पाए, साथी बना पाए, तो ये जिंदगी व्यर्थ नहीं जाएगी। शुक्रिया, जोहार। बहुत शुक्रिया। अभी राही डूमर जी ने शुरू में बात कही कि मैं कुछ नया नहीं कर रहा हूँ। ये बात जॉन हसे ने भी, जो 2023 में जिसको नोबेल इनाम मिला था, उसने भी अपनी तकरीर में यही बात कही थी कि मैंने कुछ नया नहीं लिखा है, बस नई तरह से पेश किया है। क्योंकि दुनिया में जो मौज़ूआत हैं वो इतने ज़्यादा रचे जा चुके हैं। जैसे एक छोटी सी मिसाल है, एक इश्क का मौजू है, 1000 साल से उर्दू में और पूरी दुनिया में लव पोएट्री में की, लेकिन हर आदमी एक नए तस्वुर से, नए अंदाज से, नए जाविये से पेश करता है और उसको हम पसंद करते हैं। मैं अपनी बात सिर्फ एक वाक़ये से ख़त्म करना चाहता हूँ, बहुत दिलचस्प भी है और हमारे लिए इबरतनाक भी। हम कल से बहुत पढ़ने लिखने की, अपने द्वंद्व की बातें कर रहे हैं, लेकिन जिस समाज से, इसी समाज में कुछ ऐसी चीज़ों से भी टकराहट हमें हो रही है जिनसे मज़ीद बहुत ज़्यादा हम खतरे बढ़ते जा रहे हैं। प्रियंवद की एक किताब है, अभी आई बच्चों की किताब, इश्क का माता, और वो बाल पुरस्कार के लिए फाइनलिस्ट पैनल में आई, और जब ज्यूरी ने उसको सिर्फ इस वजह से रिजेक्ट कर दिया तो उनको लगा कि प्रियंवद की वर्तनी जो है गड़बड़ है, इश्क की माता होना चाहिए। इश्क का माता क्या है? वो ये भूल गए कि मैं दाब दहलवी का एक शेर पढ़ता हूँ, उसकी वजाहत जो मैंने शुरू में बात कही थी, सर उठाओ तो सही, आंख मिलाओ तो सही, नशे मैं भी नहीं, नींद के माते भी नहीं। जाहिर सी बात है कि यहाँ प्रियंवद ने लफ्ज़ माता जो है वो उर्दू लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, जिसके मतलब माँ नहीं है, मदर नहीं है, हैबिट है। तो ये तो हमारी ज्यूरी का और हमारे जो है वो लोग बैठे हुए हैं उनका यार, तो इनसे कितने बड़े खतरों का सामना है, ये भी हमारे रचनात्मक द्वंद्व में शामिल रहे तो बेहतर है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो इसके बाद